जी वन स्मॉल क्लैरिफिकेशन। कल हमने दो प्रॉब्लम्स किए थे, ए ऑफ एन यू ऑफ एन, और एक था ए ऑफ एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। इन दोनों का जी ट्रांसफॉर्म जो है वो एक ही होता है, यानी अगर आप इसका जी ट्रांसफॉर्म देखें तो दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए जी इनवर्स। इट इज़ ओनली द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो कि फ़र्क होता है। ये कल हमने ठीक किया था, बट स्टूडेंट सेड वो मिटा चुके थे, तो मैं उसको जस्ट री-क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि इन दोनों का एक होता है, लेकिन इन दोनों का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो फ़र्क होता है। इसका जो ROC है दैट विल बी एब्सोल्यूट Z ग्रेटर देन A, और इसका जो ROC है दैट विल बी एब्सोल्यूट Z लेस देन A। ठीक है जी। So today we will cover properties of the region of convergence, और we'll also do some of the problems, और इसके अलावा इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म। और अगर टाइम बचा इस दौरान तो हम इसकी जो जी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कवर करेंगे। The first property is the ROC is a ring or disk in the Z plane centered at the origin. That is, absolute Z is greater than or आपका जो ROC है वो इस Z plane में कंप्लीट किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, starting from 0 up to infinity. This all is Z plane. ठीक है जी। सर जी प्लेन और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दूसरे पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसमें क्या डिफरेंस है? फ़र्क सिर्फ ये है कि जब आप z को r e रेज़ टू पावर j थीटा j ओमेगा एज्यूम करते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली आप पोलर कोऑर्डिनेट्स, दीज आर बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें यह है कि आपके पास ये जो r पैरामीटर है ये आपको स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो इट इज़ स्टेबल सिस्टम। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन, देखिए ना, अगर आप फार्मूले को देखें तो उसमें z रेज़ टू पावर n है, ठीक है, माइनस n, ठीक है, तो इसको भी आप माइनस n कर लें। दिस बिकम्स r रेज़ टू पावर माइनस n e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा n। ठीक है, तो इसमें अगर आप इस सीरीज को देखें कि अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इट बिकम्स अ स्टेबल सिस्टम। यानी अगर मैं कहता हूँ r रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर माइनस n है, ठीक है, और n स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 टू से फॉर एग्जांपल 10 तक जाता है, तो अगर n 0 पुट करेंगे तो आउटपुट आपकी इसकी जो है वो 1 आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। सो इट बिकम्स अ डिकेइंग सीक्वेंस। ठीक है, और जब n आपका इन्फिनिटी होगा तो एनीथिंग रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आपके पास 0 हो जाता है। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली अ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। जब इसके साथ ये e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा n मल्टीप्लाई होता है तो उसका रिजल्ट ये होगा कि इट विल बिकम लाइक दिस। एक एक्सपोनेंशियल है, मैं इसका सिर्फ काज पार्ट ड्रा कर रहा हूं जो कि डिके हो रहा है। ठीक है ना, और अगर आपका जो n है वो लेस देन 1 होगा तो दिस विल स्टार्ट ग्रोइंग, इट विल बिकम अनस्टेबल। ठीक है, इज इट आंसर्ड? और अगर r 1 होगा तो इसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड बन जाएगा। ठीक है ना? पोलर कोऑर्डिनेट्स तो फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं, दिस मेक्स इट अ फ्रीक्वेंसी डोमेन e रेज़ टू पावर j ओमेगा। जब आप इसको लिख रहे हैं r e रेज़ टू पावर j ओमेगा, ठीक है, तो दिस मेक्स इट अ फ्रीक्वेंसी डोमेन बेसिकली। यानी जिस वक्त आप r को 1 कर देंगे, ठीक है,
तो दिस एक्सपोनेंशियल बिकम्स e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा n। ठीक है, तो अब इसका एम्पलीट्यूड 1 हो गया, 1 की जो भी पावर होगी इसके साथ 1 रेज़ टू पावर n भी है। ठीक है, नाउ सिंस 1 रेज़ टू पावर n है तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो दिस इसेंशियली बिकम्स अ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, दूसरे लेवल में ये जी डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन एक चीज है। जी जिस वक्त, जी बिल्कुल, क्योंकि जिस वक्त आपका R1 हो जाएगा तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, अदरवाइज ये सिर्फ आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो ये है कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, आप जिस सीक्वेंस के साथ प्ले कर रहे हैं वो किस रीजन के अंदर स्टेबल है, या किन वैल्यूज ऑफ n के लिए या किन वैल्यूज ऑफ r के लिए स्टेबल है। नहीं, इट विल बी स्टेबल बिकॉज आई जस्ट सेड कि z r रेज़ टू पावर माइनस n e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा n है। अब अगर r आप 2 पुट करते हैं, ठीक है, और n 0 है, 1 2 3, तो सिर्फ r को ले लें, r की वैल्यू 0 के लिए अगर आप पुट करते हैं तो वो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, यानी 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होगा, -1, क्योंकि माइनस n है, 1/2 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर -2 है, 1/4 हो जाएगा। सो जैसे जैसे फॉर r ग्रेटर देन 1 n जो है इंक्रीज करेगा, सीक्वेंस जो है आपकी वो डिके करती चली जाएगी। r यूनिट सर्कल के बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है और यूनिट सर्कल के ऊपर भी हो सकता है। अगर r की वैल्यू यूनिट सर्कल के बाहर है, ठीक है, यानी यूनिट सर्कल से a की वैल्यू बड़ी है, तो इस सीरीज में जब आप a की वैल्यू डालेंगे तो इट विल रिजल्ट इन अ स्टेबल सिस्टम। ठीक है, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म उस सिस्टम का सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करेगा अगर यूनिट सर्कल, वो ROC के अंदर यूनिट सर्कल आएगा। ठीक है ना, अगर यूनिट सर्कल नहीं आ रहा तो देन इट इज नॉट अ स्टेबल सिस्टम। नहीं, इसी से तो आपको स्टेबिलिटी का पता चलता है। ठीक है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको बेसिकली स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, the second property is Fourier transform of x of n converges absolutely if and only if the ROC of the z transform of x of n includes unit circle। यानी अगर आपका यूनिट सर्कल जो है वो इंक्लूड होता है आपके आपकी उस इक्वेशन के अंदर, तो फिर ही उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज द फोरियर ट्रांसफॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, विच मीन्स के से फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस इक्वेशन 1/1 माइनस ए जी इनवर्स, ठीक है जी, और ये कल हमने कंप्यूट किया था इस सीक्वेंस के लिए कि x ऑफ n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n u ऑफ n। ठीक है जी, अब इसकी जब जिस वक्त हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो वी सेड कि a z इनवर्स इज लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि अगर मैं z डोमेन का फार्मूला लिखता हूं तो वो कुछ इस तरह होता है, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और a रेज़ टू पावर n z माइनस n। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला था वो कुछ इस तरह होता है कि 1/1 माइनस r बराबर होता है इस सीक्वेंस के, अगर आपके पास कुछ इस तरह से है r रेज़ टू पावर n। तो यही चीज़ हम इस पे अप्लाई करते हैं। जब ये इस पे अप्लाई करते हैं तो क्राइटेरिया ये होता है कि ये जो आपके पास समेशन जिसकी हो रही है दैट शुड बी लेस देन 1। सो a ओवर z शुड बी लेस देन 1 एंड दिस मीन्स के एब्सोल्यूट z शुड बी ग्रेटर देन a। अब ये a जो है ये कहीं पर भी लाई कर सकता है इसके अंदर, अगर तो a इंक्लूड्स यूनिट सर्कल विच मीन्स के z की वो वैल्यूज
जो कि इस ए से बड़ी हैं, वो कुछ भी हो सकती है। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर ए की वैल्यू 1/2 है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ए की हर वो वैल्यू जो कि 1/2 से बड़ी है, उस पे ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। सो अगर हम ए 1/2 एज्यूम करते हैं तो दिस इंक्लूड्स यूनिट सर्कल, ठीक है। तो इस सीक्वेंस का फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ उस केस में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ए की वैल्यू जो है वो 1/2 से बड़ी हो जाती है, से फॉर एग्जाम्पल 2 हो जाती है, तो ये यहां पे कहीं पे लाई करेगा पोल जो है आपका, ठीक है। तो नाउ इट डज नॉट इंक्लूड यूनिट सर्कल। तो इसका जी ट्रांसफॉर्म तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। नाउ इट इज नॉट अ स्टेबल सिस्टम, ठीक है। नहीं, स्टेबल है लेकिन जी ट्रांसफॉर्म नहीं है, ठीक है। सर्कल से आउट ऑफ बाउंड्री है, जो स्टेबल है या अनस्टेबल है, अंदर स्टेबल है, किस तरह में स्टेबल है। चलिए मैं फिर बता देता हूं। नहीं, टाइम डोमेन में अगर आप एक सिग्नल लेते हैं, ये 0 है और ये टाइम आपका जो है वो आगे जा रहा है, ठीक है। स्टेबल सिस्टम क्या होगा, जो होता रहे और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कहीं जाके वो 0 हो जाए। नाउ दिस इज अ स्टेबल सिस्टम, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली समेबल। ठीक है। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली समेबल, ये तो आप एक्सेप्ट करते हैं ना। अच्छा, इसको अगर मैं कहता हूं a रेज़ टू पावर n u ऑफ n, u ऑफ t कह देता हूं, a रेज़ टू पावर t कंटिन्यूस डोमेन की बात कर लें। डिस्क्रीट में क्या होगा, t की जगह n आ जाएगा, ठीक है। अब a की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये सिस्टम स्टेबल होगा, a शुड बी लेस देन 1। अगर a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये सिस्टम एक्सप्लोड कर जाएगा। उस केस में ये कुछ इस तरह से बनेगा सिस्टम, ठीक है। एंड आफ्टर सर्टेन वैल्यू ये एक्सप्लोड कर जाएगा। नाउ दिस इज नॉट अ स्टेबल सिस्टम, दिस इज अ स्टेबल सिस्टम, ठीक है। सेम यही चीज़ हम इसी को मैप कर रहे हैं जी ट्रांसफॉर्म के जरिए जी डोमेन के अंदर, ठीक है। कैसे? When I say कि z ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन कुछ इस तरह से है, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एंड I से a रेज़ टू पावर n u ऑफ n z रेज़ टू पावर माइनस n, ठीक है। नाउ अगर ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है, इट्स व्हाट इज दिस इन अ नटशेल, इट्स अ सीरीज, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं स्टेबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई करता हूँ तो ये जो फैक्टर है पूरे का पूरा, इट शुड बी लेस देन 1, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू मेक इट लेस देन 1, अब ये चूंकि यहाँ पे n 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये u ऑफ n यहाँ पे लिखने का फायदा कोई नहीं। इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको फर्दर हम यूं लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a z इनवर्स रेज टू द पावर n, ठीक है। नाउ दिस शुड बी लेस देन 1, ठीक है। इसके ऊपर आप ज्योमेट्रिक सीरीज अप्लाई कर दें तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू कि ये एक स्टेबल सिस्टम है, a z इनवर्स शुड बी
less than 1, and this becomes a over z less than 1, and this depicts के absolute z should be greater than a. ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z जो कि ग्रेटर देन a हैं, उसके लिए ये एक स्टेबल सिस्टम होगा. ठीक है, अब इस z को मैं एक यूनिट सर्किल के अंदर किसी भी पॉइंट पे हो सकता है. a इज एनी पॉइंट. इट माइट इंक्लूड यूनिट सर्कल, इट माइट नॉट इंक्लूड यूनिट सर्कल. ठीक है, अगर ये यूनिट सर्कल इंक्लूड करता है देन दिस सिस्टम हैज़ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म. अगर ये ए यूनिट सर्कल इंक्लूड नहीं करता तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, इंक्लूड करने का मतलब क्या है जी. फॉर एग्जांपल पोल यहाँ पे है तो क्राइटेरिया ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट z शुड बी ग्रेटर देन a, विच मीन्स के इसका एक इमेजिनरी रिंग आप यहाँ पे एज्यूम कर लें. वाई? बिकॉज z इज इक्वल टू r e रेज पावर माइनस j ओमेगा n. ठीक है, z इसके बराबर है. ठीक है, सो अगर a की वैल्यू यहाँ पे है तो ये a यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. इस सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो भी वैल्यू है वो a को रिप्रेजेंट करती है. और आपका जो z ट्रांसफॉर्म है वो ये सारा एरिया है. यानी एनी वैल्यू ऑफ z ग्रेटर देन a विल रिजल्ट इन अ स्टेबल सिस्टम. ठीक है, आप एज्यूम कर लें a को, आप एज्यूम कर लें 1/2. अगर मैं इस सीक्वेंस के अंदर a को एज्यूम करता हूँ 1/2 तो मेरे पास जो सीक्वेंस बनती है टाइम डोमेन के अंदर वो बन रही है 1/2 रेज टू द पावर n u ऑफ n. Is this a stable system? Yes. For all values of n greater than 0, this is a stable system because it will decay. ठीक है, लेकिन for n less than 0, this is not a stable system. ठीक है, उस सूरत में ये एक्सप्लोड कर जाएगा. ठीक है, so this is what Z transform tells you कि if this is whether this system is stable or not. ठीक है, आई होप कि समझ आ गई है. सर एक की वैल्यू 1 से बड़ी है और z का z should be greater than a. जी बिल्कुल. अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तब भी स्टेबल. यस, इट्स स्टेबल. आप इसकी जगह 2 लगा लें यहाँ पे. नहीं, इस केस में n z शुड बी a अगर 1/2 है. ठीक है, वो उस सूरत में होगा जब यहाँ पे माइनस अगर आप लगाते हैं ना तो उस सूरत के अंदर a की वैल्यू अगर 2 हो जाती है, 3 हो जाती है तो देन इट इज अ स्टेबल सिस्टम. यानी अगर 2 रेज टू पावर अगर पावर नेगेटिव में होती, ठीक है, तो देन इट विल बी. लेकिन अगर सीरीज में यहाँ पे n है तो देन इट शुड बी a शुड बी लेस देन 1. ठीक है, जी हाँ, जो भी स्टेबल सिस्टम्स हैं वो कन्वर्जिंग सिस्टम होंगे. हाँ, राइट जी. द फोर्थ प्रॉपर्टी सेज कि अगर आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है तो उस फाइनाइट सीक्वेंस का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा कन्वर्ज करेगा. ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई इस तरह की सीक्वेंस है जो स्टार्ट होती है n1 से एंड इट गोज अप टू n2, सो इट इज़ एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस. ठीक है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो हमेशा
एग्जिस्ट करेगा और ये जी प्लेन में जहाँ पर भी आप इसको जो भी वैल्यू देंगे इट विल कन्वर्ज, ठीक है। रीज़न इज इट्स अ फाइनाइट सीक्वेंस, तो अ फाइनाइट सीक्वेंस इज ऑलवेज समेबल, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 इट सेज दैट इफ x of n is right sided sequence then the ROC extends outward from the outermost pole। यानी अगर आपके सिस्टम में बहुत से पोल्स हैं, से फॉर एग्जांपल 3 पोल्स हैं, एक पोल आपका 1/2 के ऊपर है, एक आपका जो है वो 3/4 पे है और एक 2 पे है, तो आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो इस 2 से ऑनवर्ड्स एग्जिस्ट करेगा सारा, ठीक है। इज दिस अंडरस्टूड या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? एक्सप्लेन करते हैं। ये आगे एक एग्जांपल आएगी उसमें फिर एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसी तरह से एक लेफ्ट साइडेड अगर कोई सीक्वेंस है तो उस लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस का जो ROC है वो 0 से स्टार्ट होगा और ये जो सारा एरिया है ये उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा फॉर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंसेस। लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस लास्ट क्लास में हमने जो की थी दैट वाज लाइक दिस, a raised to power n u of minus n minus 1। दिस इज अ लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस। इस किसी भी लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो इनर मोस्ट पोल से 0 तक जाएगा, ठीक है। सिर्फ अगर सिस्टम में 2 या 3 पोल्स भी हैं तो वो यहाँ से एक्सटेंड होगा और इस सारे रीजन के अंदर जाएगा। अच्छा, फॉर अ 2 साइडेड सीक्वेंस, जिस तरह कल हमने एक 2 साइडेड सीक्वेंस जो थी वो की थी, जो कुछ इस तरह से थी कि x of n is equal to 1/2 raised to power n u of n plus minus 1/3 raised to power n u of minus n minus 1। दिस इज अ 2 साइडेड सीक्वेंस। इसमें लेफ्ट साइड पे भी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है, राइट साइड पे भी कर रही है, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस का अगर जी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा तो दैट विल बी अ सर्कुलर डिस्क, यानी जहां पे दोनों सिस्टम्स के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो दोनों सीक्वेंसेस के हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे, वो सारा एरिया जो है आपका ये ROC बनेगा इसका, बिकॉज ये वो एरिया है जिसके अंदर दोनों सीक्वेंसेस जो हैं वो कन्वर्ज करती हैं, तो ओवरऑल सिस्टम सिर्फ इसी रीजन के अंदर कन्वर्ज करेगा जी, ओवरलैप करेंगे। यानी जो इंटरसेक्शन है ना दोनों का, इसका ROC और इसका जो ROC है वो जहां पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो दैट विल बी द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अगर वो नहीं करते तो उसका जी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज प्रॉपर्टी नंबर 8, इट सेज दैट ROC मस्ट बी अ कनेक्टेड रीजन। यानी दिस इज नॉट पॉसिबल कि कुछ पार्ट इसका यहाँ पे है और कुछ जो है आपके यहाँ से यहाँ तक ये कन्वर्ज नहीं करता और उसके बाद फिर एक सर्कल आया तो वहां से कन्वर्ज करना, ये पॉसिबल नहीं है। ROC हमेशा एक कनेक्टेड रीजन होगा, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल। रीजन इज इसका कि हमेशा 2 सीरीज एक ही रीजन के अंदर कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा कि उनके कुछ पार्ट्स में वो नहीं करती और फिर करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ये एग्जांपल्स 1-2 आज हम करेंगे, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये भी पार्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी पोल के ऊपर ROC एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, या पोल ROC का पार्ट नहीं होता, ठीक है। उसकी एक बड़ी सिंपल सी रीजन है
और वो रीज़न ये है कि अगर आप इस सीक्वेंस को देखें a रेस्ट पावर माइनस एन u ऑफ n, तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म है दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस a z इनवर्स। अगर मैं इसको, ये इसका एक पोल है, ठीक है, एट z इज इक्वल टू a, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ इस फॉर्म में 1/1 माइनस a ओवर z, दिस इक्वल टू z ओवर z माइनस a, ठीक है। अगर मैं z को a पुट कर देता हूं तो इस इक्वेशन में क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 0, दिस बिकम्स इन्फिनिटी, ठीक है। सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसके अंदर पोल्स नहीं हो सकते, ठीक है। Next is example 3.7. दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो है इससे आपको पता चलेगा कि स्टेबल सिस्टम क्या होता है, कोजल सिस्टम क्या होता है और एंटी कोजल सिस्टम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिस्टम है जिसका कि जी ट्रांसफॉर्म या उसका जो पोल जीरो प्लॉट है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि देयर इज अ पोल एट 1/2 एंड देन देयर इज अ पोल एट -1/2, सॉरी 2 के ऊपर, एंड दिस इज योर यूनिट सर्कल। यू हैव 2 zeros जो कि आपके जीरो के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ अ सिस्टम, एक किसी भी सिस्टम को कोजल सिस्टम आप उस वक्त कहेंगे जब वो राइट हैंडेड सीक्वेंस होगी, विच मीन्स के सीक्वेंस ओनली एग्जिस्ट फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, और n लेस देन 0 के लिए वो सीक्वेंस जो है वो 0 है, ठीक है। सो सच अ सिग्नल इज नोन एज कोजल सिग्नल, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि स्टेबल सिग्नल भी हो, ठीक है। तो इस जो पोल जीरो मैप इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके अंदर इट सेज के देयर आर 3 पॉसिबल रीजन ऑफ कन्वर्जेंसेस। एक जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो सकता है वो ये हो सकता है आपका, लेकिन अगर हम इसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मानते हैं तो दिस इज नॉट अ स्टेबल सिस्टम, बिकॉज ये एक लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इट इज नॉट अ कोजल सिस्टम एज वेल। अगर हम इसको एक स्टेबल सिस्टम कहते हैं जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट हैंड सिस्टम स्टेबल नहीं, अनलेस अनटिल इस उसकी जो अगर हम इसको लेते हैं r⁻⁻n, तो अगर तो r आपका लेस देन 1 है तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ स्टेबल सिस्टम, ठीक है जी। नॉन कोजल सिस्टम स्टेबल हो सकता है लेकिन इट विल नॉट बी, यानी कि कोजल नहीं होगा, रियलाइजेबल नहीं होगा, रियलाइजेबल कोजल हो सकती। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी दिस 1/2 से 2 के दरमियान है, ठीक है जी, एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस 2 एंड ऑनवर्ड्स है वो एक कोजल सिस्टम है, लेकिन वो एक स्टेबल सिस्टम है और कोजल भी है, लेकिन उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसलिए कि वो यूनिट सर्कल
इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है। ROC के अंदर नहीं आ रहा, तो इसलिए वो स्टेबल सिस्टम नहीं है। अगर आप इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को लें 1 और 2 और 2 के दरमियान में, तो इट रिप्रेजेंट्स अ टू साइडेड सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन अगेन टू साइडेड सीक्वेंस स्टेबल तो है, लेकिन इट इज़ नॉट कोजल सिस्टम, ठीक है। सो सिस्टम जो कि राइट हैंड साइडेड है और इट इंक्लूड्स यूनिट सर्कल, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा और वो एक स्टेबल सीक्वेंस भी होगी, सिस्टम भी होगा। लेकिन अगर वो यूनिट सर्कल इंक्लूड नहीं करता और इट इज स्टिल अ राइट साइडेड सीक्वेंस, देन इट इज गोइंग टू बी अ स्टेबल सिस्टम, बट इट विल नॉट बी हैव एनी फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एनालाइज यहीं से पता चलेगा आपको। बेसिकली जी ट्रांसफॉर्म इज अ एनालिसिस टूल, ठीक है। आपने ये प्रूव करना होता है कि आप एक फिल्टर या एक सिस्टम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा, या अंडर व्हाट कंडीशंस वो स्टेबल होगा, किस रेंज ऑफ वैल्यूज़ के अंदर या किन किन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वो स्टेबल होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स बताता है, स्टेबिलिटी नहीं बताता। जी बिल्कुल, उसके लिए आपको जी ट्रांसफॉर्म ही यूज़ करना। अगर आप कंटिन्यूस डोमेन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। लेप्लास आपको ये कहता है कि अगर आपके पोल्स लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे, यानी अगर आप लेप्लास की बात करते हैं तो ये आपका रियल पार्ट है और ये जे ओमेगा है, और आपके अगर जितने भी ये जो रीजन है ये स्टेबल रीजन है, ठीक है। यानी अगर पोल्स आपके इस साइड पे हैं तो वो स्टेबल रीजन होगा, लेकिन अगर पोल्स इस साइड पे हैं तो वो अगेन एक डाइवर्जिंग सीक्वेंस बन जाएगी। तो यही चीज़ आप समझ लें कि जो आपकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो इस जी ट्रांसफॉर्म पे मैप हो गई है, एंड दिस यूनिट सर्कल बेसिकली रिप्रेजेंट्स दिस लाइन जो कि जे ओमेगा है, ठीक है। और ये पूरी लाइन यानी कि इस सर्कल के ऊपर आपने एक तरह से मैप कर दी हुई है। नाउ दिस इनसाइड इज बेसिकली दिस साइड, ये वाला पार्ट है, और ये जो स्टेबल पार्ट है वो इससे जो सारा इस वाला पार्ट है, ठीक है। राइट जी, नेक्स्ट इज हाउ टू टेक इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म लेने के देर आर 3 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज बाय इंस्पेक्शन। से फॉर एग्जांपल आपको, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, ए ऑफ एन यू ऑफ एन का जो लेप्लास जी ट्रांसफॉर्म है वो ये होता है 1 माइनस ए जी इनवर्स। तो जब भी आपको इस फॉर्म में गिवन हो आपको जी ट्रांसफॉर्म, से फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा हुआ है कि 1/1 माइनस 1/4 जी इनवर्स, तो यू कैन सिंपली सी, यू कैन सी कि जी इसका जो इनवर्स होगा वो ये होगा 1/4 रेज टू द पावर n u ऑफ n, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर आपको जी ट्रांसफॉर्म ये गिवन है 1/1 प्लस 1/4 जी इनवर्स, तो you can say this is equal to minus 1/4 raised to the power n u of n, ठीक है। This is one way of doing it। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और जो है वो रिक्वायर्ड है, वो ये है कि आपको इसके साथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया भी गिवन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर तो वो आपको कहता है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ग्रेटर देन ए, then you can say it's a right sided sequence, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये given हो is less than this, or if it says that absolute z इस केस में less than 1/4 है, तो उस केस में एक स्टेबल सिस्टम जो है वो उसी वक्त रिजल्ट होगा जब आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और ये भी आपका जो है माइनस हो जाएगा,
ठीक है, इसलिए कि फॉर z लेस देन 1/4 का मतलब यही है कि ये स्टेबल सिस्टम उसी वक्त होगा जब ये एक लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस जो है वो एज्यूम होगी, ठीक है ना। राइट जी, द सेकेंड मेथड इज पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। मेरा ख्याल है कि वो बाय एग्जांपल अगर कर लिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर आपके पास एक z ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में गिवन है तो यू कैन सिंपली राइट इट एज a ओवर 1 माइनस 1 ओवर 4 z इनवर्स प्लस b ओवर 1 माइनस 1 ओवर 2 z इनवर्स, एंड देन यू कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। सिंपली आप इसको दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 2 जी इनवर्स प्लस बी इंटू 1 माइनस 1 ओवर 4 जी इनवर्स, ठीक है। दिस इज पुट जी इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा इन दिस इक्वेशन। तो b आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू b इंटू माइनस 1 ओवर 4 इंटू 1 ओवर 2, सॉरी इट इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर भी आप 2 कर लें तो 1 इज इक्वल टू b इंटू, तो b आपके पास आ गया 2 यहां से, राइट। अब आप इस इक्वेशन में z इनवर्स को पुट कर दें 4, ये इसके लिए है, तो जब आप इसमें 4 पुट करेंगे 4 प्लस ये सेकेंड टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, तो a आपके पास यहाँ से आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2, तो a आपके पास आ जाता है -1। अब आप इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर दें तो इट बिकम्स -1 ओवर 1 माइनस 4 जी इनवर्स प्लस b की वैल्यू आपके पास 2 है, 1 ओवर 1 ओवर 2 जी इनवर्स। नाउ दिस इज इन फैमिलियर फॉर्म जो कि अभी हमने देखी है। इसको आप लिख सकते हैं -1 इंटू 1 ओवर 4 raised to the power n u of n plus 2 into 1 over 2 raised to the power n u of n. So this becomes the inverse Fourier transform of this series, ठीक है जी। अच्छा, ये उस केस में है जब आपके पास न्यूमरेटर में z के कोफिशिएंट्स जो है वो डिनोमिनेटर से कम हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर कुछ इस तरह से आपके पास है कि इसको भी बाय एग्जांपल कर लेते हैं। अगर ऊपर आपके पास ये बन रहा है 1 प्लस जी इनवर्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर 2 जी इनवर्स इंटू 1 माइनस जी इनवर्स। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको ऊपर एक्सपेंड करता हूँ तो दोनों के ऊपर जो z के कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर आ जाते हैं। तो उस केस में आप इस यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करेंगे।
नहीं, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे। यानी पार्शियल फ्रैक्शन उस वक्त अप्लाई हो सकते हैं जब न्यूमरेटर की जो पावर्स हैं वो डिनोमिनेटर से कम हो। ठीक है, सो वी अप्लाई लॉन्ग डिवीजन इस तरह अप्लाई होगी कि आप इसको ओपन करें, आपके पास आ जाता है z-2 प्लस 2z इनवर्स प्लस 1। ये मैंने न्यूमरेटर को ओपन किया है। और जब आप डिनोमिनेटर को ओपन करते हैं तो आपके पास आ जाता है, I'll simply write it, 1 minus 3/2 z inverse plus 1 over 2 z raised to power minus 2। So अब मैं इसको जब डिवाइड करता हूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इस सारी इक्वेशन को, तो यहां पे आ जाता है आपके पास z raised to power minus 2 प्लस 3z इनवर्स, सॉरी माइनस, और प्लस 2। आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाता है आपके पास, ये आपके पास 5z इनवर्स माइनस 1 आ जाता है। Now I can write this sequence as 5z inverse plus 1 plus 2 divided by 1 over 2 z raised to power minus 2 minus 3 over 2 z inverse plus 1। इसका एडवांटेज ये हुआ कि आपका जो न्यूमरेटर है उसमें z की टर्म्स जो है वो डिनोमिनेटर से कम है। ठीक है, तो नाउ यू कैन एक्सपेंड दिस पार्ट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, और जो ये पार्ट है ये ऑलरेडी फेमिलियर फॉर्म में है। ठीक है, जी 5z यहाँ पे माइनस है। इस सारी इक्वेशन को मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, सो दैट वी कैन 5z इनवर्स माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये जो सारा पार्ट है ये बेसिकली इसी की एक्सपेंशन है। ठीक है, सो 1 माइनस 1 ओवर 2 z इनवर्स इंटू 1 माइनस z इनवर्स। ठीक है जी, अब ये आपके पास, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, प्लस a ओवर 1 माइनस 1 ओवर 2 z इनवर्स प्लस b ओवर 1 माइनस z इनवर्स। और जहां तक इस 2 का ताल्लुक है, आप ये 2 यहां पे लें। ठीक है जी, नाउ व्हाट वी डू इज के इस सारे पार्ट को हम यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस जो है इसको एवेल्युएट करेंगे, ए और बी को। तो ए और बी जो हमारे पास आ रहे हैं इस वक्त, इसको एवेल्युएट करने से इसमें ए आपके पास है -9, सो आई डायरेक्टली राइट हेयर -9 बिकॉज वी हैव जस्ट कवर्ड इट। और बी आपके पास आ रहा है 8। तो इसका जो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा, z इनवर्स मीन्स अ डिले। ठीक है, सो 5 इंटू एक्स ऑफ n-1। ठीक है, कांस्टेंट का फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा ऑफ n के बराबर होगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा -18 इंटू 1 over 2 रेज़्ड टू द पावर n u of n प्लस 16 इंटू u of n। ठीक है जी, सो दिस इज
पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से हो गया। थर्ड मेथड कवर कर लेते हैं एंड देन वी कॉल इट अ डे मेरे ख्याल से, दैट इज पावर सीरीज एक्सपेंशन। पावर सीरीज एक्सपेंशन के अंदर आप सिंपली जो आपका जी ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है उसको आप ओपन कर लें, एक्स ऑफ एन जी रेज टू द पावर माइनस एन, इसको मैं इन्फिनिटी से तो एक्स ऑफ माइनस टू जी रेज टू द पावर माइनस टू प्लस एक्स ऑफ माइनस वन z raised to power minus 1 plus x of 0 z raised to the power 0 plus x of 1 z raised to the power 1 plus x of 2 z raised to the power minus 2 plus it goes on। तो आपके पास जो भी z ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है, से फॉर एग्जांपल अगर इस फॉर्म में है कि x of n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1/2 raised to the power minus n u of n, तो आप उसको इस फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। एंड आफ्टर ओपनिंग अगर तो वो एक फाइनाइट सीक्वेंस है तो आप इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें। यानी अगर मैं इसका जी ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि देयर इज अ डिले हियर, ठीक है। तो इस डिले की वजह से यहाँ पर आपके पास टाइम डोमेन के अंदर सीक्वेंस जो है वो, लेट्स डू इट विद एन एग्जांपल, आई थिंक जस्ट स्मॉल एग्जांपल। से आपके पास एक सीक्वेंस है विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1/2 जी माइनस 1 प्लस 1/2 जी इनवर्स, ठीक है जी। तो इसका जो फोरियर इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म है वो कुछ इस तरह से बनेगा। दिस विल बिकम जेड स्क्वायर आपके पास बन जाएगा इम्पल्स एट n+2 1 - 1/2 डेल्टा एट n+1 माइनस इम्पल्स एट 0 प्लस इम्पल्स एट n-1। सो दिस इज बेसिकली अ मेथड जिसमें आप सिंपली अपने फोरियर कोफिशिएंट्स को देखते हुए उनका जो जी ट्रांसफॉर्म है प्रॉपर्टीज की मदद से वो ले लेते हैं। सो आगे इसके जो हैं वो प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक वो डॉक्टर साहब आएंगे तो वो फिर इसको दोबारा से कवर कर लेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ आस्क। जी ट्रांसफॉर्म एज सच जो उसकी थ्योरी है वो तो ख़त्म हो गई, आगे सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसी तरह की हैं जिस तरह के फोरियर सीरीज़ या फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। सो आई थिंक कि वो डॉक्टर साहब खुद ही आके जो है आपको करा देंगे। तो वो तो प्रॉपर्टीज़ जो थी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की थी, ठीक है। तो ज़ाहिर है कि डॉक्टर साहब की गैर मौजूदगी में यही कुछ हो सकता था। आई नो दी सब्जेक्ट, लेकिन पढ़ाना एक और चीज़ होती है और आना एक और चीज़।